हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि कर्नाटक के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिली है। देखिए, कर्नाटक में कल विधानसभा के चुनाव थे और इसका नतीजा शनिवार को यानी कि 13 मई को आ जाएगा। 224 सदस्यीय कर्नाटक जो विधानसभा है उसमें सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो फिर से 2018 की कहानी को बयां कर रहे हैं कि त्रिशंकु जो विधानसभा है शायद उसका गठन हो सकता है या फिर किसी को भी मतलब पूर्ण बहुमत नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम सीटों की बात करें तो सीटों के लिहाज से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर यहां पर आ रही है। अब इसमें जोड़ तोड़ की संभावना जाहिर सी बात है कि रहेगी। और कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की जो टॉप लाइन है नेताओं की, उन्होंने प्रचार किया। कांग्रेस ने भी यहाँ पर कई घोषणाएं की जिसमें कि बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी। हालांकि उस पर बैकफुट पर आई थी कांग्रेस और उस पॉइंट को हटा दिया था अपने घोषणा पत्र से। और कई योजना जैसे कि 200 यूनिट फ्री बिजली, इस तरीके की कई लोक लुभावन योजनाएं कर्नाटक द्वारा दी गई थी, कांग्रेस द्वारा। तो अब 13 तारीख को पता चलेगा कि किसको लोगों ने यहाँ पर पसंद किया है। हालांकि इसमें 72% वोटिंग हुई है, जो एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पाकिस्तान में हिंसा से बेकाबू हो रहे हैं हालात। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में जब से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। इमरान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद बुधवार को भी पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़की और हालात ऐसे थे जिनको तनावपूर्ण कहा जा सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 अन्य घायल भी हो गए। इसमें पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पंजाब में 14 सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में आग लगा दी। उन्होंने 21 पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पीटीआई समर्थकों के साथ झड़प में 130 अधिकारी और सुरक्षा बलों के कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि कानून में किसी भी व्यक्ति को बच्चा गोद लेने की अनुमति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के हितों की दुहाई देते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का विरोध किए जाने पर कहा कि भारतीय कानून किसी एक व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के परे बच्चे को गोद लेने की इजाजत देते हैं। कानून मानता है कि अपना बच्चा रखने के आदर्श परिवार के अलावा भी स्थिति हो सकती है। बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को 9वें दिन की सुनवाई में एनसीपीसीआर की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा। भाटी ने कहा कि बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है। हमारे कानूनों की संरचना विपरीत लिंगीय जोड़ों से पैदा होने वाले बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई है। लिंग की अवधारणा अस्थिरता हो सकती है लेकिन मां का मातृत्व नहीं। भाटी ने कहा कि बच्चा गोद लेने के नियमों में भी 2 वर्ष की स्थायी शादी की रिलेशनशिप होने की शर्त है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने मुक्केबाजी में बनाया रिकॉर्ड। देखिए, भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया जो 51 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन जो 57 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं और निशांत देव जो 51 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं, उन्होंने बुधवार को पुरुष विश्व चैंपियन के सेमीफाइनल में ताशकंद में जो हो रहे हैं उसमें सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यानी कि 3 पदक तो हमारे पक्के हो गए हैं, यानी कांस्य पदक तो हमें मिलना ही मिलना है। क्वार्टर फाइनल में जीत का अर्थ है कि ये तीनों मुक्केबाज कम से कम कांस्य पदक जरूर जीतेंगे। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2019 में था जब अमित पंघाल के रजत और मनीष कौशिक के कांस्य पदक से भारत ने 2 पदक जीते थे। अगर हम बात करें कि अब तक कितने पदक जीते हैं तो भारत ने अब तक 7 पदक जीते हैं। पुरुष विश्व कप में भारत के लिए विजेंदर सिंह ने 2009 में कांस्य, विकास कृष्ण ने 2011 में कांस्य, शिव थापा 2015 में कांस्य, गौरव बिघुड़ी 2017 में कांस्य,
अमित पंघाल 2019 में रजत, मनीष कौशिक 2019 में कांस्य और आकाश कुमार ने 2021 में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट न्यूज है, देश में पहली बार ड्रोन से ब्लड बैग ले जाना हुआ मुमकिन। ये बहुत अच्छी न्यूज है। ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के बाद अब खून की थैली यानी कि ब्लड बैग पहुंचाए जाने को लेकर भी ट्रायल शुरू हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्था और दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल की टीम ने इस पर अध्ययन शुरू किया है। इसके तहत देश में पहली बार जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के परिसर से दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल 10 यूनिट ब्लड पहुंचाया गया। अब टीम अलग अलग चरणों के अध्ययन कर यह पता लगा रही है कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के दौरान इसकी गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है। इसे मेडिकल क्षेत्र में क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस मतलब अध्ययन में क्या होगा, तो इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा ये जान लीजिए कि सुबह 7 से 8 बजे तक ब्लड बैग के रक्त की गुणवत्ता की जांच कर उसका अध्ययन किया जाएगा। सैंपल में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल व रेड ब्लड सेल का अध्ययन किया जाएगा। इन चारों कंपोनेंट को अलग अलग तापमान -4 से लेकर -40 डिग्री पर रखा जाता है। अध्ययन के दौरान रक्त के हर कंपोनेंट की 30-30 यूनिट का गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। इस तरह कुल 120 यूनिट ब्लड कंपोनेंट पर यह परीक्षण किया जाएगा। अब तक ब्लड की अलग अलग 15 यूनिट का परीक्षण किया जा चुका है। आईसीएमआर ने आईआईटी दिल्ली से एक ड्रोन तैयार कराया है। 3 महीने में नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आईसीएमआर की टीम 20 से 80 किलोमीटर तक ड्रोन से ब्लड पहुंचाने को लेकर प्रथम चरण में अध्ययन करने जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी अहम फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को 2 अहम फैसले सुनाएगी। महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर आने वाले इन फैसलों पर सबकी नजर रहेगी। पहला फैसला दिल्ली और केंद्र के बीच चल रहे विवाद की प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरा फैसला 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर सुनाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी। इस पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से क्रमशः सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 5 दिन दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ का गठन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी जो शक्तियां हैं उनके दायरे से जुड़ा कानूनी मुद्दे को सुनवाई के लिए किया गया था। उधर महाराष्ट्र में पिछले साल हुई राजनीतिक उठापटक और सत्ता परिवर्तन से जुड़े मामले पर दोनों प्रतिद्वंदी गुटों जो उद्धव ठाकरे है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा। नेक्स्ट है कि जून में द्विपक्षीय यात्रा पर जाएंगे अमेरिका मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अगले महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा सकते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस और जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस यात्रा की पुष्टि कर दी है। वैसे यह नहीं बताया गया है कि यात्रा की शुरुआत किस दिन से होगी, लेकिन दोनों तरफ से यह निश्चित तौर पर जानकारी दी गई है कि 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी राष्ट्रपति जो बाइडेन व उनकी पत्नी जिल बाइडेन करेंगे। इस भोज में दोनों तरफ की सरकारों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ ही कारोबार जगत और अमेरिका के प्रमुख राजनेता के हिस्सा लेने की संभावना है। यात्रा कितने दिनों की होगी अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। व्हाइट हाउस ने मोदी की यात्रा को लेकर जानकारी दी है। उसमें ऐसा संकेत दिया गया है कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत में हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा केंद्र में होगा। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से हिंद प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए समान अवसर वाला, ज्यादा सुरक्षित व संपन्न बनाने को लेकर दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में हिंद प्रशांत क्षेत्र के जिक्र का अभी बात नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं के पास विभिन्न क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को मजबूत करने का अवसर होगा। नेक्स्ट न्यूज है,
राजस्थान, आंध्र प्रदेश व असम ने समलैंगिक विवाह को मान्यता का किया विरोध। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके राज्यों को पत्र भेजकर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता पर राय मांगी गई है। 7 राज्यों ने पत्रों का जवाब दिया है, जिसमें से राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध किया है, जबकि मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम ने इस विषय को संवेदनशील बताते हुए व्यापक विचार विमर्श की बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष राज्यों से आया ब्यौरा रखते हुए यह बात कही है। सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के पत्र के 7 राज्यों मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम और राजस्थान ने जवाब दिए हैं। राज्यों से आए पत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ने विभिन्न धर्मों के मुखियाओं से विचार विमर्श किया। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के गुरुओं ने समलैंगिक विवाह की मान्यता का विरोध किया और अपने धर्मों में इसकी मनाही की बात कही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज से पहली न्यूज है कि गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली गई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि NCLT ने बुधवार को दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की तरफ से दायर याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रामलिंग सुधाकर एवं LN गुप्ता की पीठ ने कर्ज में फंसी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम पेशेवर नियुक्त किया है। NCLT ने कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों को पूरा करने पर भी रोक लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियां गो फर्स्ट ने से अपने एयरक्राफ्ट वापस नहीं ले सकेगी। पीठ ने कंपनी को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के से भी संरक्षण दिया है। साथ ही दिवालिया प्रक्रिया के तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए समाधान पेशेवर को 5 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। भारत कनाडा में साल के अंत तक मिनी ट्रेड डील। भारत और कनाडा के बीच इस साल के अंत तक मिनी ट्रेड डील होने की पूरी संभावना है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निर्यात मंत्री मैरीन एंग की तरफ से जारी बयान में यह उम्मीद जाहिर की गई है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक व्यापार समझौते की आवश्यकता को देखते हुए दोनों मंत्रियों ने वर्ष 2022 में भारत कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सीपा वार्ता को फिर से शुरू किया। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता यानी कि इप्टा की शुरुआत की गई। दोनों मंत्रियों के संयुक्त बयान में साल के अंत तक इप्टा होने की उम्मीद जाहिर की गई है। गोयल व एंग ने दोनों देशों के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, छात्रों और व्यापार संबंधी यात्रियों की आवाजाही और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग या साझेदारी को बढ़ाने की चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। इसमें पाकिस्तान की न्यूज हम पहले पेज पर देख चुके हैं। एक रिपोर्ट आई है उसको देख लेते हैं कि अपने जच्चा बच्चा नहीं बचा पा रहा भारत आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से कदम बढ़ा तो रहा है, पर स्वास्थ्य सुविधाओं के रास्ते पर वह घसीटता हुआ नजर आ रहा है। भारत उन 10 देशों में शामिल है जिनमें प्रसव या उसके कुछ दिनों के भीतर 60% माताओं व बच्चों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ व संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की संयुक्त रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। यह रिपोर्ट मातृ शिशु स्वास्थ्य पर आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 7,88,000 महिलाओं व शिशुओं की मौत हुई, जबकि पूरे विश्व में यह संख्या 45 लाख थी। विश्व में कम उम्र में मरने वाले बच्चों में से 17% सिर्फ भारत में हैं। इस सूची में नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, इथोपिया, बांग्लादेश व चीन भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रसव के दौरान कॉल का ग्रॉस बने 45 लाख लोगों में से 23 लाख नवजात शिशु हैं। 19 लाख बच्चे प्रसव के दौरान वाली स्थिति में मर जाते हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 11 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।